हेलो बच्चों, कैसे हो? हैप्पी शिवरात्रि। तो आज जो है हम क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन वाले पार्ट से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स? ठीक है, तो इसको देखिए। इसका सबसे पहली बात करें हम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हार्ट की फंक्शन देखें। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स and pumps it to lungs for enriching with oxygen. It rectifies purified, it receives purified blood from lungs and pumps it around the body. मतलब आपको थोड़ा ये भी अंदाजा लगे कि आंसर्स लिखने कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल आंसर्स। ठीक है, दूसरा हुआ फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, digested food, hormones and nitrogenous waste like urea. It also protects the body from diseases and regulates the body temperature. Then function of blood vessels. The blood pushed by the heart flows through the blood vessels, arteries, veins and capillaries and also comes back to the heart through them. तो ये हुए आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? ऐसा क्यों होता है, जरूरी क्यों होता है? देखिए कैसे। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood allows a good supply of oxygen to the body. This system is useful in animals that have high energy requirement. Mammals and birds constantly need oxygen to get energy to maintain their body temperature constant. तो इसीलिए क्या होता है कि इनमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग अगर रहते हैं तो जो है ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा अच्छे तरीके से सप्लाई किया जा सकता है बॉडी के सेल्स में, क्योंकि उनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the components of the transport system in highly organized plants? ठीक है, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है कि इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में क्या होता है? जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड अदर जाइलम टिश्यूज। The interconnected vessels and tracheids form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। आपको पता है ये रॉ मटेरियल्स और वाटर को ये जो जमीन से ऊपर की तरफ लेके जाता है और इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेसल्स और ट्रैकीड्स। दूसरा कंपोनेंट जो होता है इट्स कॉल्ड फ्लोएम, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम कंडक्ट्स सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो खाना बन गया, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि जो है खाना जो बनता है वो लीव्स में बनता है, तो सारे में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम, जैसे कि आपको पता ही है कि जमीन से जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर और मिनरल्स, सारा जमीन से जाता है। ठीक है, हाँ ये डायग्राम जो है ये सिर्फ आपके इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डायग्राम बनाना ऐसे में जरूरी नहीं होता। तो इसको समझे हम क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, द रूट्स ऑफ प्लांट हैव देयर हेयर कॉल्ड रूट हेयर। द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. Water and dissolved minerals get into the root hair by the process of diffusion. The water and minerals absorbed by the root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex, endodermis and reach the root xylem. आगे क्या होता है कि the xylem vessels of the root of the plant are connected to the xylem vessels of its stem. Therefore, the water containing dissolved minerals enters the root system, root xylem vessels into stem xylem vessels. तो root से vessel से stem में चला जाता है. The xylem vessels of the stem branch into the leaves of the plants. So the water and minerals carried by the xylem vessels in the stem reach the leaves through the branched xylem vessels which enter from the petiole. लास्ट में फाइनली जो है ये मतलब जो लीफ जिस पतली सी स्टॉक से जुड़ा होता है ना मेन प्लांट से, उसको पीटियोल बोलते हैं. Into each and every part of the leaf. Thus the water and minerals from the soil reach through the root and stem to the leaves of the plants. तो ultimately water कहाँ चला जाता है? Roots से होता हुआ stem में, stem से होता हुआ leaves में चला जाता है. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots, जिसको आप active transport बोलते हो. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. उसको हम transpiration बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? तो ये क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन से आप बोलते हैं.
टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है, एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या होता है, द शुगर, जो खाना होता है वो शुगर होता है, made in leaves is loaded into the sieve tubes of phloem tissue by using energy from ATP. Water now enters the sieve tubes containing sugar by the process of osmosis, due to which the pressure in the phloem tissue rises. This high pressure produced in the phloem tissue moves the food to all parts of the plant, having less pressure in the tissues. This allows the phloem to transport food according to the needs of the plant. तो इस तरीके से ATP के एक्सपेंडिचर करते हुए ऑस्मोसिस से ये जो खाना जो है सारे में जो ट्रांसफर होता है, चाहे लीफ से ऊपर का पोर्शन हो चाहे नीचे का पोर्शन हो, सारे में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये प्रोसेस आप देखिएगा कि लीफ से सब तरफ जो है इस तरीके से खाना ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से लिंक क्वेश्चन आया। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच नेफ्रॉन इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है नेफ्रॉन में? फर्स्ट वन इज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो है आप देखिएगा ये जो पोर्शन होता है इट्स कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बाउमन्स कैप्सूल। द बाउमन्स कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। One end of the glomerulus is attached to the renal artery which brings the impure blood. यहाँ से impure से मतलब होता है जिसमें जो है ब्लड ऐसा आता है ग्लोमेरुलस में जो कि कैसा होता है, जो जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो one end of the glomerulus is attached to the renal artery which brings the impure blood containing the urea waste into it. These impurities are filtered. यहाँ से फिर क्या होता है हमें पता है, ये सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है। द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉइल्ड। आगे जो है चलता चला जाता है, तो काफी कॉइल्ड पोर्शन है नेफ्रॉन का। अगर हम आगे देखें तो ये देखिए आगे जो है ये काफी लंबी ट्यूब्स चलती हैं ऐसे, ये पूरी कॉइल चलती है जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, इस तरीके से ये आपके पास आगे चलता है सारा सिस्टम। The other part of the nephron is coiled. In this part, the substances like sugar, glucose, amino acid, ions, excess water which are required by the body are reabsorbed. ठीक है, तो इस सारे पोर्शन में जो मैंने येलो से हाईलाइट किया इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। द सब्सटेंस रिमेनिंग इन द नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन। तो फाइनली जो कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है वो मेनली यूरिन होता है। कंटेनिंग डिजॉल्व्ड यूरिया, मेनली उसमें यूरिया होता है, सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है, विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसका जो जैसे हम देखें, अगर इसके जो फंक्शन को अगर हम जैसे डिवाइड करें कुछ पार्ट्स में, तो सबसे पहले पहला नंबर 1 मतलब 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो या ये कहते हैं कि आप 3 पार्ट्स में मेनली जो है आप देखेंगे। सबसे पहला पोर्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बाउमन्स कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। द फिल्ट्रेट passes into the tubular part of the nephron. This filtrate contains glucose, amino acids, urea, uric acid, salts and water. यानी कि सबसे पहले जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो बाउमन्स कैप्सूल जो होता है देखिएगा आप, इस बाउमन्स कैप्सूल में से यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड तो आगे चला जाता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनमें क्या क्या आ गया आपके पास, इनमें जो है वेस्ट मटेरियल के साथ हालांकि कुछ काम की चीजें भी होती है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो है छनकर यहाँ पर आगे जो है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और जो यहाँ पर जो बाउमन्स कैप्सूल में लिक्विड इकट्ठा होता है उसको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आगे जो है जब ये आगे जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं उनमें सब में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। और उस फिल्ट्रेट में एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज अराउंड द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। तो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फाइनली जो है यूरिन सिक्रीशन होता है। तीसरा स्टेप मतलब नंबर 2 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरा यूरिन सिक्रीशन में क्या है, द फिल्ट्रेट व्हिच रिमेन्ड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन। फाइनली जो आगे जो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, जो फिल्ट्रेट जाता है जिसमें से बेकार की सारी चीजें रहती हैं, काम की सारी चीजें निकाल ली जाती हैं, इज कॉल्ड यूरिन। यूरिन कंटेन्स डिसॉल्व्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें जो है क्या क्या होता है वेस्ट मटेरियल में, यूरिया, यूरिक एसिड। अब आप ये देखिए क्या क्या होता है इसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। इस तरह से जो है ये 4 चीजें मेन कंपोनेंट्स होती हैं। यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन्स टू कैरी टू द यूरेटर। किडनी से बाहर जो है यूरेटर्स लेकर जाते हैं और फाइनली जो है वो कहाँ स्टोर करा जाता है यूरिन, एक बार टेम्परेरी यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। आप जो क्वेश्चंस जो आते हैं इसी में से पार्ट भी आ सकते हैं या पूरा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, तो उसके मेथड देखिए। सबसे पहला, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम्स। अब ये स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज जो होता है, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो जाता है। हाँ, ये जो होते हैं ना लेंटिसल्स, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट ओपनिंग्स होते हैं। जो स्टेम के मतलब ओल्डर पोर्शंस हो जाते हैं प्लांट के, उनमें ये परमानेंट ओपनिंग्स होती हैं, इनसे भी गैसियस एक्सचेंज होता है, ये परमानेंट ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हुआ। और तरीका हो सकता है, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, जैसे जो है लीव्स शेड ऑफ हो जाती हैं, बार्क जो छाल उतरती है पेड़ की, तो जो फल गिरते हैं, तो सब तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, और देखिए, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इनटू द फॉर्म ऑफ गम्स और रेजिन्स। गम्स और रेजिन्स होते हैं कई प्लांट्स में। और देखिए, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। नॉर्मल भी जो है रूट्स के थ्रू उनके आसपास सॉइल में कुछ वेस्ट मटेरियल्स को निकालते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं प्लांट्स के एक्सक्रीशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आता है आपके पास, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। क्या यूरिन कितना आगे जाना चाहिए, उसकी अमाउंट कैसे कंट्रोल की जाती है, वो देखते हैं अपने। सबसे पहले द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी। ये काम कौन करता है, किडनी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, उस हिसाब से ये कंट्रोल करती है। जैसे क्वांटिटी ऑफ वाटर, जब वाटर ज्यादा, पानी वानी आप ज्यादा पियोगे तो आपको जो यूरिन की फीलिंग भी ज्यादा आएगी। व्हेन वाटर इज अबंडेंट इन बॉडी टिश्यूज, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट। When water is in less quantity in the body tissues, a small quantity of concentrated urine is excreted. पानी कम पिएंगे तो ऑब्वियसली जो है यूरिन की क्वांटिटी भी कम बनेगी। दूसरा रीजन है क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट। तो डिसॉल्व्ड वेस्ट जो है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, सॉल्ट्स जो होते हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल्स हैं। तो व्हेन देयर इज मोर क्वांटिटी, ज्यादा होते हैं ये डिसॉल्व वेस्ट, तो मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट देम, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। तो ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है इसमें, हार्मोन्स। हार्मोन्स भी क्या है कि रेगुलेट करते हैं कि यूरिन कितना बनेगा। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन्स। इस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, इट इज रेगुलेटेड पहली बात बाय किडनी, और ये डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके शरीर में है, कितना जो है डिसॉल्व जो वेस्ट मटेरियल कितना बन रहा है, और कुछ हार्मोन्स भी इस चीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखो, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके पकड़ के हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को सारे बॉडी सेल्स में देकर आता है। वहां वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होता है, जिससे एनर्जी बनती है और फिर हमारा शरीर काम करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा आपके शरीर में तो ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन कम होगा, फूड का ऑक्सीडेशन कम होगा तो आपको जो है एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो आप कमजोर पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, its oxygen carrying capacity obviously decreases. As a result, the production of energy by oxidation will become slower. Therefore, one would fall sick and would feel fatigue most of the time. और इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एनीमिया। इस डिजीज कंडीशन को अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, थकान, फटीग जल्दी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। इसकी बात करते हैं। देखिए हम, देखिए क्या है, डबल सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में जो है, एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्लड 2 बार निकलता है। ठीक है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो राइट साइड होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो इसकी पहले हम इसकी प्रोसेस की बात समझें तो क्या आती है कि इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो पम्प्ड आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट इनटू द राइट एट्रियम थ्रू वीना कावा। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारी जो वीना कावाज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। तो फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू द राइट वेंट्रिकल, फिर ये ब्लड क्या होता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या करता है, दोबारा रिफिल कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स अगेन एंटर द लेफ्ट एट्रियम। अब जो है अगेन ये जो ब्लड है
ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है हमारे इधर राइट वाले लेफ्ट वाले पोर्शन में हार्ट के, ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट इज सेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ये यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है, फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज। तो ये जो है फिर आगे शरीर के पूरे सिस्टम में चला जाता है, सारे शरीर में आर्टरीज ये लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करके आती हैं। अब ये दोबारा से बॉडी के सेल्स जब ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो दोबारा से डीऑक्सीजेटेड ब्लड जो होता है वीना कावा से होता हुआ वो दोबारा से हार्ट के राइट पोर्शन में चला जाता है और फिर वो जाता है लंग्स में, फिर वो ऑक्सीजन भरता है, फिर वो हार्ट में जाता है, हार्ट फिर उसको जो है बॉडी ऑर्गन्स पे पुश करता है, बॉडी ऑर्गन्स फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर वो जो इस तरह से जो है वापस जो ब्लड हार्ट में जाता है दोबारा से लंग्स में जाने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि इन दिस वे क्या कहते हैं, इन दिस वे द ब्लड फ्लोज टू द हार्ट ट्वाइस, एक पूरी साइकिल 2 बार हार्ट में से निकलने पर होती है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जब ये लंग्स में से होती है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और बॉडी में से होती है इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी, दूसरा पोर्शन क्या कहता है क्वेश्चन का, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर जो बात पूछी उसका जवाब देना होता है। तो व्हाई इज इट नेसेसरी, नेसेसिटी क्या है डबल सर्कुलेशन की, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट are useful to keep deoxygenated and oxygenated blood from mixing. This type of separation of oxygenated and deoxygenated blood ensures a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in case of humans who constantly need energy to maintain their body temperature. हमने एक पिछले क्वेश्चन में देखा कि बर्ड्स और मैमल्स को हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है तो उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो डबल सर्कुलेशन में 2 साइकिल्स होती हैं, जो लंग्स वाली होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो बॉडी ऑर्गन्स में से होकर जाती है उसको आप बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस तरीके आपको चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपको पता है रॉ मटेरियल्स लेकर जाता है, फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अगर डिफरेंसेस लिखने हो तो देखिए पहली बात जाइलम के बारे में, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स, रूट्स से लेकर जाता है, जबकि फ्लोएम की डायरेक्शन क्या है, फ्लोएम कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स, वो लीव्स से, ये लीव्स को लेकर जाता है जाइलम, ये लीव्स से लेकर जाता है दूसरे पार्ट्स में टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन डिसॉल्व फॉर्म। दूसरा डिफरेंस देखें हम, इन जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द वेसल्स एंड ट्रैकीड्स व्हिच आर डेड टिश्यूज, वेसल और ट्रैकीड्स डेड होते हैं, लेकिन जब आप फ्लोएम की बात करेंगे, इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स व्हिच आर लिविंग सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक और अंतर आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो है, इन जाइलम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स इज मेनली अचीव्ड बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, इट इज कॉज्ड ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स ऑफ द लीफ। ये ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल आता है, मेनली वो होता है, डेड टिश्यूज है खुद तो कुछ कर नहीं पाते, ठीक है, तो उनमें सक्शन के कारण ऑटोमेटिकली जो है पानी ऊपर खिंचता चला जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे फ्लोएम में, तो ट्रांसलोकेशन जो होता है, सिंथेसाइज्ड फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन ट्रांसलोकेशन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास 3 मेजर मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, इसमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एक्सक्रीशन एंड नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो देखें इसके आंसर क्या आते हैं। पहले एक्सक्रीशन की बात करें तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये रटने वाली चीज हो जाती है, इसमें इसको आपको रटना चाहिए कि भाई डेफिनेशन है तो रट लो तो ज्यादा अच्छा है, तो थोड़ा सा गुड बुकिश लैंग्वेज में हो तो ठीक लगता है, वरना तो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूँ अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। द वेस्ट्स आर नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट like ammonia, urea, uric acid etc. along with excess of water, salts and pigments, ठीक है। ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, उसको आप क्या बोलते हो, नेफ्रॉन बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें जो है आपको पहले तो डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम जो है हम जानते ही हैं इस तरीके से आएगा आपके पास, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, नेफ्रॉन का नहीं पूछा, तो ये डायग्राम आएगा आपके पास, आपने लेबल करके बढ़िया सा डायग्राम बना दिया। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको लेबल करना है पर्टिकुलरली, मैंने तो इसमें सारा लेबल कर दिया, मगर क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि आपको इसमें पर्टिकुलरली वो ऑर्गन्स लेबल करने हैं, नंबर 1 जिसमें जो है जिसमें यूरिन बनता है।
तो यूरिन कहाँ बनता है आपको पता है, वो बनता है किडनीज में। तो जो है सबसे पहला जो आंसर आएगा आप किडनीज का देंगे। दूसरा इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। तो जो किडनी से ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लड को लेके जाती है दैट इज द यूरेटर। तो दूसरा आंसर आएगा आपका यूरेटर। और उसके बाद स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। तो टेम्पररी जो यूरिन हमारा स्टोर होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो तीसरा आंसर आपका आएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये तीन ही चीजें लेबल करके आनी, डायग्राम बनाना है और ये तीन चीजें लेबल करके आनी है। भाई ये फर्स्ट का आंसर और लिख दो भाई, नंबर 1 का ये आंसर है, नंबर 2 का ये आंसर है, नंबर 3 का मैंने लेबल कर दिया, देखो जी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, एंड नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी। तो कई बार ये हमें थोड़ा सा सोच में डाल देते हैं, तो थोड़ा देखिए क्या है। 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आर, यूरिया तो है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सॉल्ट्स है। ठीक है, दूसरा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे शरीर के क्या हैं। पहला देखिए लंग्स, दे हेल्प टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा लिवर, इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज इट कन्वर्ट्स harmful amino acids to harmless urea and hemoglobin of worn out RBCs to bilirubin and biliverdin that can be excreted out of the body। तो ये जो है थोड़ी सी अलग सी चीजें हैं, इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार बहुत ऑफ बीट क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो उसका हमें आइडिया होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन जितने हाथ से निकले हों उतना हम कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो हम एक एक करके देखें। सबसे पहले कंपोनेंट्स ब्लड के, ब्लड आप लिख सकते हो, आरबीसीज लिख सकते हो, डब्ल्यूबीसी लिख सकते हो, ब्लड प्लाज्मा लिख सकते हो, आप प्लेटलेट्स लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स लिख दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है कहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग्स में। फ्रॉम देयर इट मूव्स टू द हार्ट एंड पंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसका पाथ कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे लंग्स से ऑक्सीजनेट हो जाता है वो, अब वो पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में जाएगा हार्ट के, हार्ट से फिर वो पल्मोनरी जो है बड़ा सिस्टमिक एओर्टा, जो एओर्टा होता है बेसिकली, ये जो है ये सिस्टमिक एओर्टा है। ठीक है, इसको सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं, बड़ी एओर्टा जो होती है, उससे फिर आर्टरीज में और आर्टरीज से फिर बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से फिर डीऑक्सीनेट हो जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर आपको पता ही है राइट पोर्शन में जाके और फिर दोबारा से लंग्स में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको जस्टिफाई करना है। देखिए क्या चीज है, फिशेज हैव ओनली 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट, द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम देयर इट पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिश में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। तो जो है ब्लड जो है पम्प टू द गिल्स एंड गेट ऑक्सीजनेटेड, वहां जो गिल्स में जाता है, गिल्स से ऑक्सीजनेट होता है और फिर डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। Thus the blood goes only once to the heart, एक बार ही हार्ट में जाता है during one cycle of passage of the body. This type of circulation is termed as single circulation. ब्लड जो है एक ही बार हार्ट में जाता है, सीधा गिल्स में गया, ऑक्सीजन लिया और गिल्स से सीधा बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है, जो फिश में सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन नहीं होता, वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो फिश के शरीर में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव रीजंस। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल वॉल्स देन एट्रिया। वेंट्रिकल आपको पता है जैसे हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में जो, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो ये नीचे वाले 4, ये नीचे वाले जो 2 है ना, ये वेंट्रिकल्स, ये नीचे वाले 2 चैम्बर्स जो लेफ्ट और राइट के, ये वेंट्रिकल्स हैं जो बेसिकली ब्लड को या तो जो है आपको पता है लंग्स में या फिर पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कहता है, दूसरा रीजन देना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, ये कहता है कि सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स देन एट्रिया। सारे ऑर्गन्स पे भेजना है उसको, असल में एट्रियम ने तो सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड को लाना होता है, लेकिन वेंट्रिकल ने दूसरे ऑर्गन से भेजना होता है। तो वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं, जो आपको पता है कार्डियक मसल्स होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो थिकर वॉल्स होती हैं जो अब आप बात करेंगे वेंट्रिकल्स की। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस एलेबोरेट देन इन एनिमल्स, एज प्लांट्स कंपैरेटिवली लेस एक्टिव होते हैं। तो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स सो क्विकली, उनको ज्यादा मटेरियल्स की इतनी जल्दी से जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए क्या होता है कि उनमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, इसी में गिव रीजन में हम आगे देखते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और दूसरा, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट। एंड तीसरा, वेन्स हैव वॉल्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट।
तो इनको हम जरा एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, तो वो अभी हमने बात करी थी, तो फिर भी हम देख लें कि भाई जो फिश होती हैं वर्टिब्रेट है वो भी, लेकिन उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, और ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में या जो है बर्ड्स में। तो द एक्वेटिक वर्टिब्राe लाइक फिश हैव गिल्स टू ऑक्सीनेटेड ब्लड, टू ऑक्सीनेट द ब्लड, द फ्लो ऑफ ब्लड इन फिश इज सिंगल सर्कुलेशन। जो मेन डिफरेंस की बात है वो ये है कि ब्लड का फ्लो जो है फिश में वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेशन एज द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल मोड वाले हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे, उनका डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उनमें लंग्स में ब्लड को ले जाना होता है। ठीक है, दूसरा जो है ये जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू नाइट। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि दिन के समय ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तो पानी भी जल्दी से, सक्शन ज्यादा क्रिएट होता है, पानी जल्दी से मूव करता है। तीसरा क्वेश्चन है, वेन्स हैव वॉल्स व्हेयरएज आर्टरीज डू नॉट। आपको पता है वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट में लेकर जाती हैं, और आर्टरीज हार्ट से लेकर जाती हैं, तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर अच्छा खासा होता है। ठीक है, इस कारण से उनको उसमें ब्लड के बैक आने की कोई टेंशन नहीं होती, तो उनमें वॉल्स नहीं होती, जबकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कंपैरेटिवली वीक हो जाता है, तो ब्लड जो है बैक फ्लो कर सकता है, तो उनमें वॉल्स की जरूरत होती है। वॉल्स की जरूरत देखिए क्या है, द ल्यूमेन ऑफ वेन्स हैव वॉल्स व्हिच अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, दस प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, जबकि आर्टरीज जो है उनमें ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में 3 डिफरेंसेस बताइए। सबसे पहला है, तो इसको हम देखें एक एक करके। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी, जब ये द हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड को। वेन्स आर ब्लड वेसल्स व्हिच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। फिर आर्टीरियल वॉल्स आर थिक एंड वॉल्स आर एब्सेंट, इधर देयर वॉल्स आर थिन एंड वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तीसरा, ब्लड पासिंग थ्रू नैरो ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज मोस्टली ऑक्सीनेटेड एंड हैज अ कंसिडरेबल प्रेशर, काफी प्रेशर होता है क्योंकि हार्ट से ब्लड को लेकर जा रहे हैं, जबकि इसमें क्या होता है, वेन्स में द ब्लड पासिंग थ्रू द वाइड ल्यूमेन ऑफ वेन्स इज डीऑक्सीनेटेड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन्स एंड हैज लो प्रेशर। ठीक है, और तीसरा, आर्टरीज काफी इलास्टिक होती हैं और डीपली प्लेस्ड होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं लेस इलास्टिक होती हैं और सुपरफिशियली प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास आर्टरीज और वेन्स के जो 3 डिफरेंसेस की जगह मैंने आपको 4 बता दिए, तो आप जो इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 रीजंस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रीजन है कि एब्जॉर्ब वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स व्हिच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो है, अब ऑब्वियसली जो है पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रांसपिरेशन के कारण। दूसरा, जो वाटर ऊपर जाता है इट कंटेन्स डिसॉल्व मिनरल्स, तो इससे क्या होता है, मिनरल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में, सारे में डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करता है। तो द वाटर स्ट्रीम मूविंग अपवर्ड्स कैरीज डिसॉल्व मिनरल्स इन इट, सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो सॉल्ट जो होते हैं वो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, तो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आगे जाते हैं। तीसरा जो है वो क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द लीव्स। ठीक है, गर्मी के समय जैसे आपको पता ही है ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से वो जो है हीट लेता चला जाएगा, प्लांट का शरीर ज्यादा गर्म नहीं होता, तो टेम्परेचर थर्मल रेगुलेशन जिसे आप कहते हैं ना, उसको भी ये काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बड़े 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए ट्रांसपिरेशन के, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन और थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, एक एक करके आपको बताना है। सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करें। Xylem क्या है, is a specialized plant conducting tissue that transports water and minerals from roots to all aerial parts of plant which occurs against gravitational force with the help of ascent of sap। जो xylem में मटेरियल का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ascent of sap। उसके बाद फ्लोएम, तो नंबर 2 फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Phloem also transports amino acids, hormones synthesized in the shoot tips and root tips and other metabolites। ठीक है, तीसरा नंबर पर आता है पल्मोनरी वेन। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को जो है जो आप कहेंगे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। तो पल्मोनरी वेन प्रेजेंट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रिंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। नंबर 4 वीना कावा।
वीना कावास जो है वो राइट एट्रियम में पूरे शरीर से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। थोड़ा रिकॉल करके फिर अपने देख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो वीना कावा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीडेटेड ब्लड कलेक्टेड बाय ऑल वेन्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड पास इट इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, उसके बाद आती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाती है हार्ट से। तो ये क्या है, pulmonary artery transports deoxygenated blood from right atrium of the heart to the lungs for oxygenation. लास्ट आता है एओर्टा। तो एओर्टा जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, एओर्टा ट्रांसपोर्ट oxygenated blood from left atrium to systemic arteries which further take the blood to the various parts of and organs। तो यहाँ पर जो है हम जो अगर बात करें पर्टिकुलरली जो है मैं सिस्टमिक एओर्टा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एओर्टा दो होते हैं। दूसरा एओर्टा जो होता है वो पल्मोनरी एओर्टा आता है जो कि ब्लड को कहाँ लेके जाता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी, I hope you have understood things well. So this is all in this lecture. See you. Bye.